जय हिंद साथियों, राइज विथ SICS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें एक सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक के सवालों को हल किया था। अब हम आगे के जो सवाल है, अगले जो टॉपिक है, उनके सवाल नंबर 11 से लेकर 20 तक, मतलब अगले 10 सवालों की हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पिछले क्लास में जो हमारे सवाल थे उनसे अलग हट के सवाल होंगे, मतलब उनको छोड़ के अगले टॉपिक के सवाल कैसे हो सकते हैं, वो सीरीज हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का सवाल। और अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 11। जिन लोगों ने पिछले 10 सवाल नहीं देखे हैं वो हमारा पुराना वीडियो जाके देखे, प्रीवियस वीडियो जाके देखे। उसमें 1 से लेकर 10 तक अलग अलग टॉपिक के सवालों को हल कराया गया है। आज से हम लोग अगले 10 टॉपिक के अलग अलग सवालों को हल कराने के लिए ये प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है, इसमें हम निकाल रहे हैं व्यापम का निचोड़। क्या निकाल रहे हैं? व्यापम का निचोड़। ये आपके जो सवाल है बेस्ड होंगे कि व्यापम में पुरानी एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए, आगे आने वाले एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, उनका क्या पैटर्न रहेगा, इस सब है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि प्रैक्टिस से ही क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। काफ़ी सारे बच्चे पेपर दे चुके हैं, उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नंबर नहीं आए हैं, तो लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिस क्या थी, कम थी। सिलेबस तो वही है, सिलेबस तो वहीं से आ रहा है, बस थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है। व्यापम की थोड़ी बहुत गलती है, पर थोड़ी बहुत हमारी भी तो है कि हमने क्या नहीं की है, प्रैक्टिस। तो अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कठिन सवालों का आसान हल, जो सवाल को आप कठिन समझते हो उनका आसान तरीके से कैसे हम हल निकाल सकते हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है MPSI, वन रक्षक, पटवारी, MP पुलिस, आबकारी या व्यापम में जितनी भी एग्जाम होती है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ्स का आज आपकी दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग अगले 10 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे जो अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला सवाल। और बी ने 36,000 रुपये और 81,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए और बी ने 36,000 रुपये और 81,000 रुपये की पूंजी के साथ क्या किया है, व्यवसाय शुरू किया। यह साझेदारी का सवाल है। क्वेश्चन देखते के साथ आपको सबसे पहले तो ये टच करना है कि किस टॉपिक का है और किस पैटर्न पर बेस्ड है। ए और बी ने 36,000 रुपये और 81,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। इस बात से सहमत थे कि 20% भाग को क्या कर देंगे, वो चैरिटी में दे देंगे, दान कर देंगे, और शेष भाग निवेश के अनुसार विभाजित करेंगे। जो भी उनका फिर रिमेनिंग बचा उसको जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्ट किया, सो उसी हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। अगर टोटल प्रॉफिट में ए को 14,000 रुपये मिले तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना है। तो देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ए और बी की पूंजी किस हिसाब से, कैपिटल किस हिसाब से। तो यहाँ देखो ए और बी की कैपिटल अगर मैं निकालता हूँ तो ए की कैपिटल कितनी है, तो ए की कैपिटल है कितने रुपए, 36,000। बी की कैपिटल कितनी है, तो बी की कैपिटल है कितने रुपए, 81,000 रुपये। देखो अगर आपके पास समय समान हो ना, जब भी आपके पास साझेदारी का सवाल आए तो समय समान है, तो लाभ जो होगा वो पूंजी के अनुसार होगा, कैपिटल के अकॉर्डिंग होगा। जिस रेशियो में आपकी कैपिटल है उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल मतलब कि पूंजी समान हो जाए और समय अलग अलग हो, तो समय के हिसाब से आपका लाभ होता है। तो समय अगर आपका समान है तो जिस हिसाब से आपकी कैपिटल है उस हिसाब से आपका लाभ होगा। तो लाभ अगर हम देखेंगे तो 3 0 से 3 0 कट गए, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, और 9 से 9 बार कितना आ जाएगा, 81। मतलब जो भी आपका लाभ बांटेंगे उसमें से अगर ए को 4 रुपये मिल रहे हैं तो बी को कितने रुपये मिलेंगे, 9 रुपये। जो भी आपका लाभ बटेगा भाई, जिस अनुपात में आपकी पूंजी है उस अनुपात में क्या होगा, आपका लाभ होगा। तो पूंजी का जो अनुपात है वो 4:9 है, और समय समान है तो 4:9 के अनुपात में लाभ होना चाहिए। मतलब ए को 4 रुपये तो बी को कितने रुपये, 9 रुपये। अच्छा, दोनों का लाभ मिला के कितना हो गया, तो 9 और 4 मिला के कितना हो गया, 13 रुपये। मतलब कुल लाभ 13 रुपये होगा। तो उसमें से इसको 4 रुपये और इसको कितना मिलेगा, 9 रुपये। एक और बात कही गई, वो आपसे कहेगी चैरिटी वाली बात। क्या कहेगी भाई, चैरिटी वाली बात, कि कितने % आप चैरिटी में दे देते हो। तो लिखा है 20%। कितने %, 20%। 20% को अगर मैं भिन्न में लिखता हूँ तो 20% मतलब होता है 1/5। कितना होता है भाई, 1/5। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, तो इस बात का मतलब है कि अगर आपका टोटल लाभ 5 रुपये का है, टोटल लाभ कितने रुपए का है, 5 रुपये का, तो आप 1 रुपया चैरिटी में दे दोगे। 5 रुपये का अगर आपका लाभ है तो 1 रुपये आप चैरिटी में दे दो, बाकी के जो 4 रुपये उनको आप बांटो। तो इस क्वेश्चन में आप देखो कि यहाँ से आपका लाभ 13 रुपये आना चाहिए, यहाँ से आपका लाभ कितना आना चाहिए, 5 रुपये। तो हम ऐसी संख्या ले लेते हैं जिससे 13 को भी कोई इतराज ना हो और 5 को भी कोई इतराज ना हो। तो हम कुल लाभ मान लेते हैं कि ये 13 × 5 बराबर कितने रुपये हो रहे हैं, 65 रुपये। तो हमने ये मान लिया कि टोटल जो प्रॉफिट है वो कितने रुपये का है, 65 रुपीज़, 65 रुपये का लाभ टोटल आपका लाभ है। अब इस 65 रुपये के लाभ को आपने क्या किया है, तो 65 रुपये के लाभ में से आपने 20% जो है वो दे दिया है किसमें, चैरिटी में। किसमें दे दिया भाई, चैरिटी में। तो 20% अगर मैं निकालूंगा तो 65 का 20%, 20% मतलब होता है 1/5। 5 से काटेंगे तो 13 × 5 = 65, मतलब कितने रुपए,
13 रुपये। अगर टोटल लाभ 65 रुपये का है तो 13 रुपये जो है वो आपने किस में दे दिए, चैरिटी में दे दिए। 65 में से 13 रुपये अगर आपने चैरिटी में दे दिए हैं तो बचे कितने रुपए, तो आपको सर बचे हैं अब मेरे पास 52 रुपये। कितने रुपए बचे भाई, 52 रुपये। अब ये जो 52 रुपये ये बांट लो, तो 52 रुपये बटेंगे किस में बटेंगे, तो ए और बी में। किस हिसाब से बांटोगे, तो वो लिखा है कि शेष लाभ जो है निवेश के अनुसार, तो निवेश उनका किस अनुपात में, 4:9। तो ये जो लाभ होगा ये भी किस अनुपात में बटेगा भाई, 4:9। मतलब ए को अगर 4 रुपये हैं तो बी को कितने रुपए मिलना चाहिए, 9 रुपये। ए को 4 रुपये, बी को 9 रुपये, मतलब टोटल जो लाभ है वो कितने रुपए का होना चाहिए, 13 रुपये का। कितने का होना चाहिए, 13 का। लेकिन यहाँ देखो 13 रुपये नहीं है, कितने रुपए ये, 52 रुपये। कितने रुपए, 52। आपको 13 नहीं बांटना है, कितने बांटना है, 52 रुपये बांटना है। कितने गुना ज़्यादा है, तो आप कह दोगे सर ये 13 चौक 52 होता है, मतलब 4 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है, 4 गुना। मतलब ए और बी को ये जो लाभ मिल रहा है ना, ये इनके रेशियो से 4 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो इसको 4 गुना अगर हम ज़्यादा देते हैं तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, 16। इसको 4 गुना ज़्यादा देते तो इसको कितने रुपए मिल जाएंगे, तो 9 चौक कितने रुपए, 36 रुपये। तो 52 रुपये जो आपके बचे हैं, इनको पूंजी के हिसाब से मतलब 4:9 के अनुपात में अगर मैं विभाजित करता हूँ या बांटता हूँ, तो उसमें से ए को 16 रुपये मिलेंगे और बी को कितने रुपये मिल जाएंगे, 36 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे की बात हम समझते हैं, और यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ए का लाभ जो है ना, देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पे, ए का लाभ लिखा है। और ए का लाभ देखो, ए का लाभ कितने रुपए आ रहा है, तो आप कहोगे सर ए का लाभ आ रहा है 16 रुपये। कितने रुपये आ रहा है, अगर 65 रुपये का टोटल प्रॉफिट है, 65 रुपये का कुल लाभ है, तो ए का लाभ कितने रुपये होगा, 16 रुपये। और 16 रुपये का मान आपके सामने लिखा है कि 16 रुपये का मान कितने रुपये के बराबर है, 14,000 रुपये के बराबर। कितने रुपये के बराबर है, 14,000 रुपये। कितने गुना ज़्यादा है, तो ये निकालने के लिए मुझे एक का मान निकालना पड़ेगा। तो एक का मान अगर मैं निकालूंगा तो एक का मान होगा 14,000 बटे कितना हो जाएगा, 16। इसको काट दो, जितने से काटना चाहो उतने से काटो। तो पहले 4 से काटते हैं हम लोग। कितने से काटते हैं, 4 से। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16। इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 4 तिया 12। 4 तिया 12, बचा कितना आपका, 2 बच गया। यहाँ कितना बच गया भाई, 2 बच गया। तो आ जाएगा 4 पंजे 20, और कितने जीरो है, 2 जीरो। अब इसको आप अगेन काट दो 4 से। कितने से काटो, 4 से। तो 4 से काटोगे तो 4 से कटेगा 8 चौक 32, बचे कितना, 3 है ना। फिर आपके पास बच गया 7 चौक 2 बच गया था ना, यहाँ पे 3 बच गया था, सॉरी 30 था। तो आ जाएगा 7 चौक 28, बचा 2। और अब कितना आ जाएगा आपके पास, तो 4 पंजे 20। तो एक का मान जो है वो कितने रुपए के बराबर आ रहा है, तो एक का मान आ रहा है कितने रुपए के बराबर, 875 रुपये के बराबर। एक का मान कितने रुपए के बराबर आ रहा है, 875 रुपये के बराबर आ रहा है। ठीक है, 875 रुपये के बराबर आ रहा है। आपको चाहिए कुल लाभ, क्या बताना है आपको, कुल लाभ बताना है कि कुल लाभ कितना है। तो देखो कुल लाभ कितने रुपए का है, 65 रुपये का। अगर एक का मान 875 रुपये के बराबर है तो 65 का मान कितना होगा, तो आपको सर 65 का मान होगा 65 गुणित कितना हो जाएगा, 875 हो जाएगा। ये लाभ आपका, टोटल लाभ आपके पास आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो अगर आप घर पे स्टडी करो तो आप क्या करते हो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हो। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो, खुद से ट्राई करो, जैसे सॉल्व करना है वैसे करो। 6×5 लिख के करो, डायरेक्ट 65 से कर दो, या 5 से करो, फिर 6 से करो, जैसे करना चाहो। चलो हम इसमें 5 और 6 वाला कर लेते हैं, मतलब जो हम बेसिक कैलकुलेशन है वैसे करते हैं। 875 है, 65 से आपको गुणा करना है, 5 से करेंगे तो 25 के 5 बचे 2, 7 पंजे 35 और 2 37 के 7 बचे 3, 8 पंजे 40 और 3 कितने हो गए, 43 गुणा। 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0 बचा 3, 6 7 42 और 3 45 के 5 बचा 4, 8 6 48 और 4 कितने हो गए, तो हो गए 52 हो गए। ठीक है, ये 52 हो गए। टोटल जोड़ दो तो ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये 5 और 3 8 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5। तो कुल लाभ जो आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 56,875 रुपये का। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई कुल लाभ बता, तो कुल लाभ कितना होगा, 56,875 रुपये का। ए आंसर होगा आपका इस सवाल का। ठीक है, देखो एक बार फिर मैं आपको समझा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अब वो जमाने गए जब ये पूछा है कि ए ने 10,000 रुपये लगाए, बी ने 12,000 रुपये लगाए, सी ने 15,000 रुपये लगाए। ए 10 महीने रहा, बी 9 महीने रहा और सी 3 महीने रहा। और जो लाभ हुआ उसमें से तीनों का लाभ अगर 55,000 रुपये, तो ए का भाग बताओ। वो गए जमाने, है ना। अब थोड़ी सी चीज़ें क्या होगी, आपको सोचने पे मजबूर करेगी, ऐसे सवाल आएंगे। क्योंकि देखो व्यापम में जो आप थोड़ा सोचो ना, आप एग्जाम की तैयारी करते थोड़ा सोच के तो जाओ कि व्यापम में जो पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पेपर अगर आसान है तो आप क्या 100 में से 100 नंबर ले आओगे क्या। 100 में से 100 अगर ले भी आए तो किसे पोस्ट देंगे, किसे नहीं देंगे, और पेपर की गरिमा तो खत्म हो गई। तो उसे बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, पेपर को मॉडरेट लेवल का बनाया जाता है, जिसमें आपको थोड़ा सा थिंक करना पड़े। तो अगर आप क्वेश्चन को सोच रहे हो तो आसानी से आ जाएंगे, पर आप
ये चीज़ें देख रहे हो ना कि देखो इसमें 7 का भाग देंगे सीधा आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है। देखो आप बेसिक अप्रोच का इस्तेमाल करो, गिवन टाइम में आपका आंसर आ ही जाएगा। और जब गिवन टाइम में आपका आंसर आ रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है आपको शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक एक क्वेश्चन में लगेगी, दूसरे में नहीं लगेगी, है ना। आपका जो गिवन टाइम में उसमें आंसर अगर आपका बेसिक तरीके से आ रहा है तो उसका इस्तेमाल करो। ऐसा होगा कि 3 घंटे का पेपर आप 2 घंटे में सॉल्व कर दो, फिर बोलते जाओ घर जाओ आपने अच्छा किया, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपका 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे पूरे यूटिलाइज करना है। तो आप उस तरीके का इस्तेमाल करो जिससे आपका क्वेश्चन बन तो जाए। अब आप फिर कहोगे सर उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो टाइम कम करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते रहो, तो प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको एक बात ये पता चलेगी कि कौन सी स्टेप लिखना है, कौन सी नहीं लिखना है। इस स्टेप में कैलकुलेशन जो आ रहा है 7 संख्याओं का गुणा करना है, कैसे किया जा सकता है उसको फास्ट ये करो, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन गिवन टाइम में आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए एज का सवाल है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। एक तो वर्तमान आयु है, मतलब आज का जो समय ये हो गया। क्या कहा आपसे, कितने साल पहले, 4 साल पहले। कितने साल पहले भाई, 4 साल पहले। तो देखो क्या करना है आपको, 4 साल पहले आपको सीधे सीधे समझना है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5। आज से 8 वर्ष बाद, तो आज से 8 वर्ष बाद चले आओ तो +8 हो गया। आज से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा, तो हो जाएगा कितना होगा, 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो 4 साल पहले और 8 साल बाद, तो ये मान लो कि आज वर्तमान में आप मान लो 2023 चल रहा है, तो 4 साल पहले मतलब कब की बात होगी, तो 2019 की। 8 साल बाद तो 23 के 8 साल बाद मतलब कब की बात होगी, 2031 की हो जाएगी। तो 2019 में ए की कोई एज रही होगी, तो 2031 तक अगर आप जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितने साल का होगा, तो 19 से 31 से जाऊँगा तो 19 से 1 20, 20 से 10 30 और 1 31, मतलब 12 साल होगा ना। मतलब ए भी 12 साल बढ़ेगा और बी भी कितने साल बढ़ेगा, 12 साल। दोनों की आयु जो है वो समान बढ़ना चाहिए, दोनों की आयु कैसे बढ़ना चाहिए, समान। लेकिन यहाँ देखो इसकी आयु 4 से कितनी हो गई, 11। 4 से कितनी हो गई, 11, मतलब कितनी बढ़ी है, 7। अनुपात में देखते हैं तो इसकी कितनी बढ़ रही, 7। इसके 5 से कितने हो गए, 13। तो 5 से 13 मतलब इसकी आयु कितनी बढ़ी, तो इसकी आयु बढ़ी है 8। कितनी आयु बढ़ी है, 8। जबकि आप जानते हो कि दोनों की आयु कैसे बढ़ना चाहिए, समान बढ़ना चाहिए। तो समान अगर नहीं है ना, ये जो रेशियो है, अगर ये रेशियो समान नहीं हो तब आपको क्या करना होता है, तो अगर ये रेशियो समान नहीं हो तो आप नीचे वाले का डिफरेंस लो। तो 11 और 13 का डिफरेंस अंतर कितना है, 2 है। ऊपर वालों को आप अंतर लो, 4 और 5 का अंतर कितना है, 1। सिंपल सा आपको करना है कि ऊपर वालों को जो अंतर है उसका मल्टीप्लाई नीचे करा दो, और नीचे वाले को जो अंतर है इसका मल्टीप्लाई कहाँ करा दो, ऊपर करा दो। इन दोनों का अंतर 2 था तो 2 का गुणा ऊपर कराया, इन दोनों का अंतर 1 था तो 1 का गुणा नीचे करा दे। अब देखो अब आपके रेशियो क्या आ रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात। तो 2 का गुणा कराओगे तो 4 दूनी कितना होगा, 8। 2 का गुणा करोगे तो 5 दूनी कितना होगा, 10। मतलब आज से 4 साल पहले अगर इनकी आयु का अनुपात 8:10 था, तो आज से 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 1 का गुणा कराएंगे तो ये आएगा 11 एकम 11 और आ जाएगा कितना आएगा, 13 एकम 13। इसकी आयु 4 साल पहले 8 साल थी, 8 साल बाद 11 होगी, तो 8 से 11 ये कितनी आयु बढ़ रही है, तो आपको सर 8 से 11 3 साल बढ़ रही है। इसकी आयु आज से 4 साल पहले 10 थी, 8 साल बाद 13 होगी, तो ये 8 से 13 ये भी बढ़ी, तो ये भी कितनी बढ़ी है, तो आप ये कहोगे ना सर ये भी 3 साल बढ़ा है और ये भी कितने साल बढ़ रहा है, 3 साल बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एज बढ़ रही है वो कितने साल बढ़ रही है, 3 साल। तो हमारे हिसाब से ये 3 साल है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से क्या ये 3 साल है क्या, नहीं। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जाओगे तो 4 साल ये और 8 साल ये, टोटल कितने साल बढ़ना चाहिए, तो आपको सर टोटल बढ़ना चाहिए 12 साल। कितने साल बढ़ना चाहिए भाई, 12 साल। जबकि यहाँ पे कितने बढ़ रही है, इस रेशियो के हिसाब से 3 साल। मतलब अगर मैं ये रेशियो लेके चलता हूँ तो आयु 3 साल बढ़ रही है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कितने साल बढ़ना चाहिए, 12 साल। तो हमें ये देखना है कि कितने गुना ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको सर ये 4 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। रेशियो के हिसाब से 3 साल आ रही है, जबकि एक्चुअल में कितने साल आना चाहिए, 12 साल आना चाहिए। ये जो गैप है 12 साल का है, तो 12 साल आना चाहिए, मतलब कितने गुना ज़्यादा आ रही है, 4 गुना ज़्यादा आ रही है। तो आज से 4 साल पहले की जो ये आयु का हम अनुपात ले रहे हैं, ठीक है, ये आयु का अगर अनुपात ले रहे हो तो 3 बढ़ना चाहिए, जबकि है 12, कितने गुना ज़्यादा, 4 गुना। तो ये जो आयु है ना ये भी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको सर 4 गुना हो जाएगी। तो इसको 4 गुना बढ़ा देंगे हम, तो 4 साल पहले आपके पास आयु हो जाएगी 8 चौक कितना हो जाएगा भाई, 32 साल। इसकी आयु निकालो तो ये भी 4 गुना बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा, 4 धाम कितने साल आ जाएगी, 40 साल। कि 4 साल पहले ए की आयु 32 साल थी और बी की आयु कितने साल थी, 40 साल थी। इतनी बात समझ में आ रही कि ए की आयु 32 साल होगी और बी की आयु कितने साल हो जाएगी, 40 साल हो जाएगी। तो आपसे कहा गया कि उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। आपको वर्तमान आयु बताना है ना, कौन सी आयु बताना है भाई, वर्तमान। तो एक बात बताओ, ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो आपको सर 4 साल पहले 32 साल है, वर्तमान निकालना है तो 4 और जोड़ दो। वर्तमान निकालना है तो क्या कर दो, उसमें 4 और जोड़ दो। तो वर्तमान निकालेंगे 4 और जोड़ेंगे तो 32 और 4 कितने हो जाएगी, तो आपको सर ए की वर्तमान आयु हो जाएगी कितने साल, 36 साल।
कितने साल आ जाएगी भाई 36 साल। ऐसे बी की वर्तमान आयु अगर आपको निकालना है कि बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु अगर हम निकालेंगे तो बी की देखो वर्तमान आयु कितनी आएगी। तो 4 साल पहले बी की आयु कितनी थी, 4 साल पहले बताओ भाई बी की आयु कितनी है 40 साल। और अगर वर्तमान निकालना है तो 4 साल और बढ़ा दो, क्योंकि 4 साल पहले की है, वर्तमान में आना है तो 4 और जोड़ दो। तो 4 और जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इसकी, तो 40 और 4 कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 44, 44 ईयर आ जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु और आपको दोनों का योग बताना है, तो 6 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे, तो 6 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 6 और 4 मिलके 10 बचा 1, और 4 और 4 कितने हो गए 8। तो दोनों की वर्तमान आयु का जो योग होगा वो कितने साल हो जाएगा, 80 साल। कितने साल होगा भाई, 80 साल। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता है, आपके पास ये रेशियो दिया है, अगर ये रेशियो बराबर नहीं है, मतलब देखो यहाँ पे 3 और 3 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको, नीचे वाला का अंतर लेके ऊपर गुणा कराना और ऊपर वाला का अंतर लेके नीचे गुणा कराना है बस, और सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, देखो जिन लोगों को इसमें समझने में बेसिक में कोई भी दिक्कत आ रही है, जिन लोगों का बेसिक नहीं पढ़ा है, वो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में देखते हैं उनके लिए जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो करेंगे, या फिर प्रैक्टिस सीरीज एक बार हम लोग प्रैक्टिस सीरीज टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारे बेसिक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल हमारे पास लिखा है ए का मान दे रखा है 355, बी का मान 356 और सी का मान 157। देखो यहाँ क्या करना है आपको, ये अलजेब्रा का सवाल है और इस बात में एक बात समझो, ए का मान 355 है, इसका 356 और इसका 57 है, सबका मान में मतलब एक एक का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस। देखो आपके पास है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की 3-4 प्रॉपर्टीज है, और जब आपको इनका सॉल्यूशन पूछा जाए ना तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3 ABC का जो मान है, ये मान होता है ए धन बी धन सी बटे 2, और ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर धन बी माइनस सी का स्क्वायर धन सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसकी 4 प्रॉपर्टी होती है, 4 में से एक ये भी है। तो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ना 355 धन 3, आसान सवाल है ना, कठिन नहीं करना है, 355 धन 356 धन कितना हो जाएगा 357, और बटे में कितना है 2 है, ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी, a का मान कितना है 355, b का मान कितना है 356, 356 में से 355 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, चलो 355 में से घटा लो तो आप कहोगे सर ऋण 1, तो ये आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग आ जाएगा। अगला मान है धन, देखो आपके b माइनस सी, तो b का मान है 356, 356 में से 357 जाएंगे तो क्या बचेगा ऋण 1, तो आप कहोगे सर ये मान होगा ऋण 1 का वर्ग धन। अगला क्या है c माइनस है, c का मान है 357, और 357 में से 355 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो ये वाला मान आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 2 का वर्ग आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो इन सबको जोड़ना है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा भाई 18 है ना, 6 और 5 11 और 7 18 के 8 बचे कितना है 5 थे 15 और 1 16 के 6 बचा 1 3 3 9 और 1 कितना आ गया 10, 1068 बटे कितना आ गया 2 इंटू, यहाँ देखो ये मान कितना 1 का वर्ग कितना होता है 1 का वर्ग कितना होगा 1, ऋण 1 का वर्ग, वर्ग करने पे संख्याएं धन हो जाती है, और 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग होगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1068 बटे 2 गुणित कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 से 2 से काटेंगे कितनी बार कटे गए 3 बार, और आगे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा भाई 8 या 24 के 4 बचा 2, 6 या 18 और 2 कितने होते 20 का 0 बचा 2 0 और बचा 2 था आपके, तो ये 2 आ गया, और 3 एकम कितना होगा 3 होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 3204। कितना आंसर हो जाएगा भाई 3204। कितना आसान सवाल था। अलजेब्रा की ऐसी वैल्यूज भी पूछी जाती है, तो आपको अलजेब्रा के जो क्वेश्चन है ना कि x धन 1/x का मान दे रखा है तो x का वर्ग धन 1/x का वर्ग बताओ, या x ऋण 1/x दे रखा है तो x का वर्ग धन 1/x का वर्ग मान निकालो, उनसे आगे भी थोड़ा बढ़ना है, क्योंकि पटवारी के सवाल में पावर बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, वहाँ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए, तो हो सकता है कि आगे के एग्जाम में भी आए, तो आपको सभी के लिए प्रिपेयर होकर चलना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और यहाँ पे डिफरेंस कम हो तो सीधी इसकी 4 प्रॉपर्टी है टोटल, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं चारों बताऊंगा। यहाँ आपकी जो प्रॉपर्टी लग रही है वो क्या लगाना है आपको कि जब इनके बीच का डिफरेंस कम हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल में, इस वैल्यू को हम इक्वल में लिख सकते हैं किसके, तो ए धन बी धन सी बटे 2 ब्रैकेट में 2 संख्याओं के डिफरेंस का वर्ग, अगली 2 संख्याओं के डिफरेंस का वर्ग और अगली 2 डिफरेंस संख्याओं के वर्गों का योग, सब कर दोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो आएगा 3204। चले ठीक है, देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा अगला सवाल लिखा है
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक दे रखे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके एक्सिस होते हैं, 4 एक्सिस। ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, y नेगेटिव होता है। आपके पास क्या कहा गया कि एक त्रिभुज है, क्या है भाई, ये त्रिभुज है ना। एक त्रिभुज में देखो 2 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो एक x होगा और एक क्या होगा, y होगा, है ना। एक x होगा और एक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये आपके पास त्रिभुज है। x के 3 बिंदु दे रखे, तो एक बिंदु आपके पास दे रखा है 3 और कितना दे रखा है 5, कितना दे रखा है 3 और 5। एक दे रखा है आपके पास ऋण 2 और क्या दे रखा है 0, एक ऋण 2 और 0 है। और एक क्या है आपके पास 6 और 4 है। जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी उनको मैं मान बता देता हूँ। किसी एक को मान लो कि x1 हो गया तो ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, और ये अगर आपके पास x3 है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास y3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास अलग अलग मान आ जाएंगे, किसके किसके, x1, x2, y1, y2, और आपके पास आ जाएंगे x1, x2, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। अब आपके पास ये पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल की दो जो भी आपके पास ट्रायंगल बना है उसका एरिया क्या होगा। तो त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो हम क्या बता सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, है ना, हाफ। x के जितने कोऑर्डिनेट है, मान लो आपका पहला कोऑर्डिनेट है x1, तो x1 अगर आपने ले लिया है तो बाकी आप y के कोऑर्डिनेट देखो, है ना। किसके कोऑर्डिनेट देखो भाई, y के कोऑर्डिनेट। तो y के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे, तो y के कोऑर्डिनेट होंगे y2 माइनस क्या हो जाएगा y3। x1 लिया तो y2 माइनस y3। फिर आप क्या ले लोगे, x2 ले लो, क्या ले लो भाई, x2 ले लो। तो x2 अगर आप लोगे तो अब आप x2 अगर आपने ले लिया तो अब आप y2 नहीं ले सकते हो, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा y3 माइनस क्या लिखना पड़ेगा y1, y3 माइनस क्या लिखना पड़ेगा भाई y1 लिखने का। प्लस आपको क्या लेना है, x का एक और कोऑर्डिनेट बच गया, कौन सा बच गया भाई, x3। दिख जाएगा ना थोड़ा, x का एक और कोऑर्डिनेट ले लोगे आप, x3 लो, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, x3 लोगे और x3 अगर आप लोगे तो बचे हुए जो कोऑर्डिनेट है, बचे कोऑर्डिनेट मतलब आपके पास हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा y2, ये 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो 1/2 ब्रैकेट में x1, तो x1 के साथ आप ले सकते हो y2 और y3, है ना, y2 माइनस y3। फिर उसके बाद आपके पास अगला जो बचता है वो क्या बन गया आपके पास, तो वो बचा आपके पास क्या बचा x2। अगर x2 लोगे तो आप y2 नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा y3 माइनस y1। जो भी आप कोई एक निर्देशांक ले रहे हो, उसका एक बिंदु ले रहे हो, x ले रहे हो, तो फिर y के आपको अगली 2 वैल्यू लेना है और उनका डिफरेंस निकालना है। तो सीधा सा आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको सर 1/2 मान रखना है। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है 3, कितना मान है भाई 3। y2 का मान, तो y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है यहाँ पे 0, कितना मान है भाई 0। y3 का मान, तो y3 का मान कितना है, तो y3 का मान है 4, तो -4, है ना, ये माइनस है तो ये यहाँ प्लस है तो ये माइनस साइन यहीं लगा था। डन। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान आपके पास आ गया है ऋण 2। x2 का मान कितना है, साइन के साथ लिखना है आपको, ऋण 2। y3 का मान कितना है, तो y3 का मान है 4, y3 का मान कितना है 4, माइनस, ये माइनस का साइन है y1, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 5, तो y1 का मान आ गया 5 आ गया, ठीक है। डन। x3, तो x3 का मान कितना है, तो x3 का मान कितना हो गया 6 है, कितना मान है 6। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 5, माइनस y2, तो y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 0। इनको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और देखते हैं आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, तो ये मान आएगा 1/2 ब्रैकेट में अगर आप लिखोगे 3 गुणित कितना होगा, तो आपको सर 0 में से 4 ऋण 4 गए तो ऋण 4 ही बचेगा, तो ऋण 4 हो गया। धन, धन के बाद आपके ऐसे ऋण है तो आपको सर यहाँ पे आएगा ये 4 में से 5 गए तो ये आपका धन था, यहाँ ये ऋण 2 गुणित कितना है 4 में से 5 गया तो कितना आ गया ऋण 1 आ गया। धन ये 6 और 5 में से ये कितना है भाई y2 का मान, y2 का मान कितना है 0, ये 0 है ना, 6 नहीं 0 है, तो 6 गुणित कितना आ जाएगा, तो 5 में से 0 गया तो 5 आ जाएगा। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 4 ते 12, लेकिन कैसा आएगा ऋण का 12। धन ये आ जाएगा 2 एकम 2 और ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो यहाँ आएगा धन का 2 आ जाएगा। धन ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा भाई, ये 6 पंजे 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा। और इसको आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मान आएगा 1/2 गुणित कितना आएगा भाई, तो 30 और 2 32 होगा, 32 में से 12 गए तो कितना बच्चा 20, 2 से काटोगे कितनी बार 10 बार, तो 10 आपके पास आ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 10 वर्ग इकाई, जो भी आपके इकाई दे रखी वो होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 10 वर्ग इकाई। समझ में आ रहा है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर ट्रायंगल के अलग अलग कोऑर्डिनेट दे रखे हो, निर्देशांक दे रखे हो, तो आपको पता है कि आपके पास 4 चतुर्थांश होते हैं। कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं।
x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y नेगेटिव। पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी किसकी होती है, y की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला आपके पास लिखा है 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर आपके पास आएगा प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट आपका आंसर है। सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ें पता होना जरूरी, बाकी कोई जरूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट में पहले ट्रायंगल बनाओ फिर ट्रायंगल की वैल्यूज निकालो, इतना कोई जरूरी नहीं। समझ में आ रहा है? तो सवाल देखो ना, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार प्रैक्टिस तो करो। सवाल तो सारे आसान है, एक बार जब आप सवाल देख लो कि भाई ऐसे आसान सवाल है तब तो आप टॉपिक पढ़ लोगे ना। तो पहले आप सवाल देख लो किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल तक पढ़ना है ना। बहुत आसान सवाल नहीं पढ़ना है क्योंकि उससे सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसे पढ़ने का मतलब नहीं। बहुत टफ एग्जाम के क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपको व्यापम के एग्जाम दे रहे हो, केट तो दे नहीं रहे हो। ठीक है ना, तो भाई जिस लेवल तक के आप एग्जाम दे रहे हो उस लेवल तक के सारे सवाल को पढ़ दो। उससे एक लेवल थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिटिव करेगा, पर कम पढ़ना आपको नुकसान जरूर देगा, है ना। ज़्यादा पढ़ो मत पढ़ो, पर कम मत पढ़ो, कम पढ़ना आपको बहुत नुकसान दे जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कार्ड्स के क्वेश्चन आपको पता है कि 52 पत्ते होते हैं। एक कार्ड जो होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं। 52 में से आपके पास कुछ पत्ते होते हैं लाल कलर के और कुछ पत्ते होते हैं काले कलर के। ठीक है, लाल कलर के होते हैं, आधे पत्ते होते हैं लाल कलर के और आधे पत्ते होते हैं काले कलर के। 26-26। लाल कलर के पत्ते जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक तो ईंट के होते हैं 13 और एक पान के होते हैं ना, लाल पान के। कितने होते हैं? 13। काले पान के पत्ते भी दो तरीके के होते हैं, एक तो हुकुम के होते हैं, है ना, हुकुम के होते हैं 13 और एक आपके पास होते हैं चीड़ी के, है ना, मतलब क्लब। कितने होते हैं? ये भी 13 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 13 पत्ते मिला के एक जो आपके पास ताश होते हैं, तो ताश में कितने पत्ते हो जाते हैं? 52 पत्ते। कितने होते हैं भाई? 52। अलग अलग कैटेगरी के 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 52 पत्तों की ताश से 2 पत्ते निकाले। देखो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता बराबर होता है पूछी गई संभावना, जो भी आपसे पूछी गई हो। ठीक है, पूछी गई संभावना, प्रायिकता बराबर होता है पूछी गई संभावना बटे कुल संभावना, है ना। प्रायिकता बराबर होता है पूछी गई संभावना बटे कुल संभावना। अब आपके पास देखो कुल संभावनाएं कितनी होंगी, तो ताश के जो गड्ढे होते हैं उसमें कितने पत्ते होते हैं? तो आपको सर 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। 52 में से निकालना कितने? 2। तो आपने कहा सर कोई से भी 2 हो सकते हैं, कोई से भी 2 कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक आपका इक्का हो जाए, एक बादशाह हो जाए, है ना, मतलब किंग हो जाए और एस हो जाए, इस तरीके से होता है आपका। फिर जैक हो जाए, क्वीन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जैक हो जाए फिर आपका किंग हो जाए, ऐसे हो सकते हैं ना। हिंदी में कहा जाए तो इक्का बादशाह हो जाए, गुलाम बेगम हो जाए, बेगम बादशाह हो जाए, गुलाम बादशाह, कुछ भी हो सकता है, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 52 में से कोई से भी 2 हो सकते हैं, है ना। टोटल जो संभावना है कि 52 में से कोई से भी 2 आप निकाल सकते हो। इसके बाद देखो आपसे एक आगे कि दोनों पत्तों के रानी होने की संभावना बताओ। रानी मतलब क्वीन होने की संभावना बताओ। क्वीन देखो कितनी होगी? एक क्वीन। क्वीन देखो कितनी होती है आपके? टोटल क्वीन कितनी होगी? तो आपको सर एक आपके पास ईंट की एक क्वीन होगी, डायमंड। एक आपके पास पान की एक क्वीन होगी, एक आपके हुकुम की एक क्वीन होगी और एक आपके चीड़ी की एक क्वीन होगी। तो टोटल क्वीन कितनी है? 4 है। तो आपको सर क्वीन देखो टोटल 4 है और 4 में से मुझे 2 लेना। कोई सी भी 2 हो सकती है, ये दोनों हो जाए, ये दोनों हो जाए, ये दोनों हो जाए, ये दोनों हो जाए, कोई सी भी 2 हो सकती है ना। तो आपने कहा सर इसके भी कॉम्बिनेशन होंगे। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ऊपर वाली जो संख्या लिखी है ना इसको 2 बार लिख दो, तो 4/3 और नीचे क्या लिखो? 2 गुणित 1। ये नीचे जो लिखा हो ना ऊपर वाली संख्या को वहीं तक लिखना है। जैसे नीचे लिखा ना तो इसे लिखोगे 52 गुणित क्या लिखोगे? 51, क्योंकि 2 संख्या ना तो 2 तक ही लाना है। ये वाली संख्या जितनी बार 1 तक आ जाए उतना ऊपर वाले को लाया जाता है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, है ना, कि n फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो होता है वो तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, उसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। नीचे जो लिखा है ना ऊपर वाली संख्या को वहीं तक रिपीट लेके आना है। अब देखो आप यहाँ देखोगे तो इससे ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ऊपर बचा क्या आपके पास? 4 गुणित 3 और नीचे बच गया आपके पास कितना बच गया? तो 52 गुणित 51, इतना बच गया। साइड में हो जाता हूँ मैं, थोड़ा आपको दिख जाएगा। इसको काटोगे 4 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4, है ना, 4 एकम 4 बचा कितना? 1, फिर 4 ते कितना हो जाएगा? 12। 3 से काटोगे इसको तो 3 से कटेगा 3 एकम 3, बचा कितना आपका? 2 बच गया। तो 3 7 21 हो जाएगा। ऊपर तो आपका कुछ नहीं बचा तो ऊपर आएगा 1 और 13 गुणित 17 बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 221, है ना। कितना आ जाएगा? 221। तो आप ये कहोगे कि 52 पत्तों में से कोई से भी 2 पत्ते निकाले जाए और दोनों रानी हो, मतलब दोनों ही क्वीन हो, इसकी अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/221। कितनी प्रायिकता हो जाएगी भाई? 1/221। ठीक है, आसान सवाल है, बस आपको बेसिक चीजें समझना और कुछ नहीं, कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करती भाई, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट काम करते हैं।
और किसी भी टॉपिक में देखिए ध्यान दो, किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक को लेके आप वीडियो बना लीजिए, तो हम लोग उसी टॉपिक को लेके पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी पूरी एक सीरीज तो स्टार्ट करेंगे, पर जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उन टॉपिक को हम लोग पहले कवर अप करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देखते चलूंगा। देखो एक साथ में आपको इन्फॉर्मेशन दो आपका टाइम खराब हो, तो जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो वहाँ देते रहूँगा। तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको जो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो चीज़ें अगर आपको सजेशन में लगती है, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए, तो आप बिल्कुल बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? यही क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये, एक आदमी 2 योजनाओं में 15,000 रुपये का निवेश करता है ना, दो जो क्रमशः 10% और 7% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। साल के अंत में उसे 5 साल के अंत में ना 5 साल के अंत में उसे 60,000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो 7% पे निवेशित ब्याज बताओ। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, वार्षिक निवेशित करता है, ठीक है। एक आदमी 2 योजना में वार्षिक निवेशित कर सकता है, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ देख लो भाई कि ब्याज की जो दर है ना वो लिखा है 7% और 10% है, ठीक है, और साधारण ब्याज है, ठीक है। कैसा ब्याज है वो? साधारण ब्याज है। तो साधारण, देखो साधारण ब्याज मतलब क्या होता है कि हर साल में बराबर बराबर ब्याज मिले। इन्वेस्ट कितने के? इन्वेस्ट के मतलब उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितने रुपए है, तो प्रिंसिपल कितना है उसका, तो प्रिंसिपल है 1.5 लाख रुपए, है ना। प्रिंसिपल कितने रुपए है, तो प्रिंसिपल है उसका 1.5 लाख रुपए, ठीक। आगे देखो आपके पास कि 5 साल का ब्याज कितना है, 5 साल का ब्याज कितना है, तो आपको सर 5 साल का ब्याज है 60,000 रुपये, और ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो 1 साल का ब्याज बताओ भाई, 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप ये कहोगे सर 60,000 रुपये जो है वो 5 साल का ब्याज है, और 1 साल का ब्याज मुझे निकालना है, तो 5 से काटो 5 है कम 5 बचा, 1 5 दूनी 10, और ये 3 जीरो बचे हुए हैं, तो 1 साल का ब्याज कितने रुपये आएगा? 12,000 रुपये। कितना आ रहा है? 12,000। इससे क्या करना है कि देखो उसे इकट्ठा करने पे टोटल 60,000 रुपये ब्याज मिल रहा है, मतलब इकट्ठा अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालो तो इकट्ठे 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 12,000 रुपये आ रहा है ना। तो हम ब्याज की दर निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई? ब्याज की दर। तो ब्याज की दर कैसे निकालते हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आप ये कहो सर 12,000 रुपये उसको ब्याज मिल रहा है, कितने पे? 1.5 लाख पे। कितने मिल रहा है भाई? 1.5 लाख पे। आप चाहते ना तो वही समय का भाग देके निकाल सकते हैं कि 60,000 गुणित हो रही है, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया कि भाई 12,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1.5 लाख पे 1 साल में, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये जीरो से ये जीरो भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आगे भी देखते हैं क्या क्या कट रहा है। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, 3 से काटोगे तो 3 चौ 12, 4 गुणित 2 बराबर कितना है? 8%। मतलब देखो अगर वो 2 स्कीम अलग अलग है ना, एक 10% की एक 7% की, ये अलग अलग स्कीम है, अगर वो अलग अलग ब्याज नहीं देता और इकट्ठा पैसा देता तो उसे ब्याज की दर इकट्ठी साल भर की कितनी होती? 8%। अब आपके पास 2 स्कीम है ना, एक स्कीम कितने की? 10% की अलग है, एक स्कीम ये पहली स्कीम है 10% की, दूसरी स्कीम कितने की होगी? उसके 7% की, और ओवरऑल जो ब्याज आ रहा है वो कितने परसेंट आ रहा है? 8%। एलिगेशन लगाना है ना, घबराना नहीं, इसमें एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन में आपको पता है ये औसत होता है बीच वाली संख्या, और एक कम होगा और एक औसत, मतलब एक कम होगा और एक क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा में से कम को घटाना है, 10 में से 8 गए तो 2 बचा, 8 में से 7 गए तो कितना बचा? 1 बचा। तो जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है ना वो 1:2 के अनुपात में किया है, मतलब 10% पे अगर उसने 1 रुपया दिया है तो 7% पे कितने रुपए दिए? 2 रुपये। तो टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया है वो कितने का हो रहा है कि 10% पे 1 रुपया, 7% पे 2 रुपये, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है? 3 रुपये का है। हमारे हिसाब से 3 रुपये है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने रुपये का है? 1.5 लाख रुपये का। कितने गुना ज़्यादा है? तो 1 का मान निकालोगे तो 1 का मान आ जाएगा 1.5 लाख बटे कितना आएगा भाई? 3 आएगा। 1.5 लाख बटे कितना आएगा? 3। मतलब कितने गुना ज़्यादा, ये निकालने के लिए हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15, और फिर आपके पास कितने जीरो आ गए? टोटल 4 जीरो आ गए। तो 1 का मान 50,000 रुपये के बराबर है। कितने के बराबर है? 50,000 रुपये के बराबर। तो देखो 7% पर राशि कितनी दी है उसने? 7% पे उसकी कितनी राशि है? तो 7% की अगर हम राशि उसकी निकालेंगे तो देखो 7% पे उसकी राशि कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो हमारे हिसाब से 7% पे उसकी 2 राशि है। क्वेश्चन के हिसाब से 50,000 गुना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 का मान 50,000 है ना, तो जो भी मान होगा वो 50,000 गुना ज़्यादा, मतलब 10% पे 1 ही है मतलब 50,000, और 7% पे 2 रुपये और 1 का मान 50,000, तो 2 रुपये का मान कितना होगा? 1 लाख रुपये। आसान सवाल है, कोई एक्स वैक्स नहीं मानना है कि उसने x रुपये दिए और फिर उसके बाद x माइनस इतने रुपये दिए, है ना, कि 1.5 लाख माइनस x दिए, ये सब कुछ नहीं करना है। आसान सवाल है, एलिगेशन लगता है और सीधे से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, कि एक 10%, एक 7%, ओवरऑल 8% आ रहा है। एलिगेशन लगाओगे तो 10% पे अगर वो 1 भाग दे रहा है तो 7% पे 2 भाग दे रहा है, टोटल 3 भाग, और 3 भाग का मान 1.5 लाख है, तो 1 भाग का मान कितना होगा? 50,000।
7% पे कितने दिए, 2 भाग। अब 1 भाग बराबर अगर 50,000 है तो 2 भाग बराबर कितना होगा, 1 लाख रुपए। तो आप सीधा आंसर ले आओगे, 7% पे उसने 1 लाख रुपए दिए। ठीक है, आसान सवाल है, आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि इस समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ये बहुलक का सवाल है, आपको इतना ध्यान रखना है ना। आपसे पूछा गया स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू होता है अंडर रूट वेरिएशन, है ना। मतलब इसे हिंदी में कहा जाता है कि मानक विचलन, है ना। अगर किसी को बहुलक में प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो। मानक विचलन बराबर होता है कर्णी के अंदर प्रसरण। कर्णी के अंदर क्या होता है भाई, प्रसरण होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मानक विचलन चाहिए तो आपको निकालना पड़ेगा प्रसरण। क्या निकालना पड़ेगा भाई, प्रसरण। और प्रसरण बराबर क्या होता है, तो प्रसरण बराबर होता है प्रत्येक संख्या और जो माध्य है उन दोनों का अंतर, है ना। प्रत्येक संख्या और जो माध्य उन दोनों के अंतर का वर्ग, और उनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो प्रसरण अगर आपको चाहिए तो प्रसरण का मतलब होता है कि जितनी भी आपके पास संख्याएं दे रखी है ना, जितनी भी आपके संख्या दे रखी है उसमें से क्या घटा दो, माध्य घटा दो, है ना। प्रसरण बराबर आपके पास होता है, प्रसरण बराबर होता है आपके संख्या माइनस माध्य का वर्ग। और ये जितनी संख्या है ना उतनी संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ते हुए चले जाना है। और नीचे आपको लिखना होता है कुल संख्या। क्या लिखना पड़ता है आपको, कुल संख्या की कुल कितनी संख्या है, ये प्रसरण होता है। तो प्रसरण निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो माध्य चाहिए। माध्य क्या होता है, माध्य कुछ नहीं होता है, माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। और औसत आप जानते हो कि औसत क्या होता है, तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। तो संख्याओं का योग अगर मैं निकालूंगा तो ये 10 और 10 कितने हो गए, 20, 20 और 9 29 और 10 39, 49, 60, 10 70 और 11 81 और 9 कितने हो गए भाई, 90। तो संख्याओं का योग आ गया 90 आ गया। अब संख्याएं कितनी आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं। तो आपके पास ये 9 संख्याएं हो गई है। 90 बटे 9 मतलब आपके पास माध्य कितना आ गया, 10 आ गया। तो आपका माध्य अगर 10 है और अगर आपको प्रसरण चाहिए तो देखो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ प्रसरण आप कैसे निकालोगे। प्रसरण आपको कैसे निकालना है, तो पहली संख्या देखो, पहली संख्या कितनी है, 10 है। माध्य कितना है, माध्य कितना है भाई, 10, और इसका क्या करना है, वर्ग धन। अगली संख्या क्या, ये आपकी एक संख्या हो गई है। दूसरी संख्या क्या आपके पास, तो दूसरी संख्या आपके पास 10 है। माध्य कितना है, तो माध्य है 10 है, इनका क्या हो जाएगा, वर्ग धन। अगली संख्या आपके पास कितनी है, तो अगली संख्या 9 है। माध्य कितना है, 10 है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। अगली संख्या आपके पास 10 है ना। ये आपने 10 लिख लिया, ये 10 लिख लिया, 9 लिख लिया। अब ये 10 लिख रहे हो आप कि 10 है, 10 में से आपका माध्य 10 हो गया, इसका वर्ग हो जाएगा धन। अगली संख्या आपके पास फिर से 10 है, 10 माइनस 10 और इसका क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा धन। अगली संख्या आपके पास कितनी है, ये 10 भी हो गया। अगली संख्या आपके पास 11 है, कितनी है भाई, 11 है ना। तो अगली संख्या आपके 11 माइनस माध्य मतलब 10 का वर्ग हो जाएगा धन। अगली संख्या आपके पास आ गई 10 माइनस माध्य 10 का वर्ग धन। अगली संख्या 11 माइनस 10 का वर्ग धन। अगली संख्या ये निकाल लोगे ना भाई, अगली आखिरी वाली जो संख्या आपके पास कितनी है, 9 माइनस आपका 10 का वर्ग निकाल लोगे। थोड़ा लास्ट में जगह कम पड़ रही है इसलिए ऐसा लिखा है ना। और बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या आपके पास कितनी है, तो कुल संख्या आपके पास टोटल संख्या हो रही है 9 हो रही है। कितनी हो रही है भाई, 9। तो प्रसरण अगर आप निकालोगे, प्रसरण मतलब वेरिएशन, ठीक है। अगर आप निकालोगे तो 10 माइनस 10 कितना होता है, 0। तो 0 का वर्ग, कुल संख्या आपके पास 9 है। यहाँ से देखते जाओ 0 का वर्ग कितना होगा, 0 धन। 10 माइनस 10 गए 0, 0 का वर्ग 0 हो गया। 9 माइनस 10 होता है ऋण 1 और ऋण 1 का वर्ग होगा 1, कितना हो जाएगा भाई, 1 होगा। 10 में से 10 गया तो 0, तो ये 0 हो गया धन। 10 में से 10 गया 0, तो ये 0 हो गया। 11 में से 10 जाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। 10 में से 10 गया तो 0, 0 का वर्ग 0। 11 में से 10 गए तो 1 और 1 का वर्ग 1 होगा धन। 9 में से 10 गए तो ऋण 1 और ऋण 1 का वर्ग 1 होता है और बटे 9 है। तो इनको अगर आप जोड़ोगे ना तो कितना बचा गया, 1 2 3 और कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया भाई, 4 आ गया। तो ये 4 और बटे में कितना है, 9 है। तो ये आपके पास आ गया है प्रसरण। क्या आ गया भाई, आपके पास प्रसरण आ गया है ना। इसे हिंदी में कहा जाता है वेरिएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, मानक विचलन चाहिए। क्या चाहिए आपको, मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर होता है कर्णी के अंदर प्रसरण, है ना। मानक विचलन बराबर क्या होता है, कर्णी में प्रसरण। और प्रसरण का मान तो आप जान ही रहे हो कि प्रसरण का मान कितना है, कर्णी में कितना है, 4/9। 4 कितने का वर्ग होता है, 2। 9 कितने का वर्ग होता है, 3 का। तो आपका जो मानक विचलन है वो कितना होगा, 2/3। ये आपका आंसर है ना। मानक विचलन बराबर होता है कर्णी में प्रसरण। और प्रसरण कैसे निकाला है, तो प्रसरण होता है संख्या माइनस माध्य का वर्ग बटे कुल संख्याएं। जितनी संख्याएं हैं माध्य निकालो, संख्या में से माध्य घटाओ उसका वर्ग लिखो, अगली संख्या लो उसमें से माध्य घटाओ उसका वर्ग लिखो और बटे में
कुल संख्याएं जो होती है उससे आप प्रसरण निकाल सकते हो। मानक विचलन निकालना है तो करनी में प्रसरण लिख दो। देखो एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से निकालोगे सर इनका माध्य निकाल ले, कितना आ गया 10, यहाँ से घटाते जाओ, 10 में से 10 गया 0, 10 में से 10 गया 0, 10 में से 9 गया तो 1, सीधा आप 1 लिखो, फिर 10 गया, इस तरीके से आपको करना है। तो सीधा आपका ऊपर का आंसर आएगा 4 और नीचे का कितना आएगा 9। तो प्रसरण आपका जो आ गया है वो आ जाएगा आपका 4/9, और मानक विचलन मतलब करनी में 4/9, 4 मतलब 2 का वर्ग होता है और 9 मतलब 3 का वर्ग, तो आपका मानक विचलन होगा 2/9। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए और बी की मासिक आय का अनुपात। देखो ये जो सवाल है ना 2-3 तरीके से कराया जाता है। एक तो एक है रेशो से, फिर रेशो में क्या होता है नहीं अलग अलग तरीके, एक एक बचत समान हो तो अलग होगा, बचत समान हो तो अलग होगा। इन सबको नहीं करना है, इन सबको करने का जो सबसे आसान तरीका वो बेसिक ही है। और बेसिक क्या होता है देखो, एक होती है आपके पास आय, क्या होती है भाई आपके पास आय, एक होती है आपके पास खर्च, एक क्या होता है आपके पास खर्च होता है ना, इसे कहता है इनकम और इसे कहा जाता है एक्सपेंडिचर, और एक होता है आपके पास बचत। तो आय में से अगर मैं बचत को माइनस कर देता हूँ, आय में से किसको माइनस कर देता हूँ, बचत को, तो क्या पता चल जाएगा खर्च। मतलब मान लो कि मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, कितने कमा रहा हूँ 10,000, और अगर मैं 2,000 रुपये बचा रहा हूँ, 10,000 रुपये कमा रहा हूँ और बचा कितने रहा हूँ 2,000 रुपये, तो मैंने खर्च कितने किए, तो सीधी सी बात है कि 10,000 कमा रहे हो, 2,000 रुपये बचा रहे हो, मतलब खर्च कितने कर दिए आपने 8,000। तो आय माइनस बचत बराबर क्या होता है खर्च होता है। या देखो इसे अगर आप लिखोगे तो ये होता है कि आय एक तो आपकी इनकम है, इनकम में से कुछ क्या कर दोगे आप खर्च कर दोगे, और बाकी की आपकी सेविंग होगी, बचत होगी। तो आप ये कहोगे सर आय बराबर होता है खर्च धन बचत, तो अगर मुझे खर्च निकालना है तो बचत इधर जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो आय माइनस बचत, बचत मतलब सेविंग होगा, इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू होगा आपका एक्सपेंडिचर, कि आय माइनस बचत बराबर हो गया खर्च। ए और बी की आय का अनुपात 5 और 6, तो मतलब मान लो कि मैंने ए की जो आय मानी है वो मान ली कितनी है 5 है, तो मतलब 5x मान लिया, और बी की जो आय है वो कितनी हो गई आपके 6 है, तो 6x मान लिया है ना, कि आय का अनुपात 5x और 6x है। उनके वार्षिक व्यय का अनुपात जो है वो 3:4 है, यदि वह क्रमशः 1800 और 1600 बचाते हैं। देखो ए के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ए 5x कमा रहा है और बचा कितने रहा है 1800, है ना, ये इसकी क्या हो गई आय हो गई, ये इसकी क्या हो गई बचत। तो इसके आय में से अगर मैं बचत को घटा दूँ तो इसका खर्च पता चल जाएगा, और खर्च किस अनुपात में है, तो 5 नहीं, ये 5 नहीं, कितना है भाई खर्च का अनुपात क्या है 3:4, मतलब इसका खर्च 3 अगर है तो बी का जो खर्च है वो कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। इसीलिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो बी की वैल्यू भी लिखना पड़ेगी, और बी की वैल्यू क्या है कि बी की आय है 6x माइनस बी की बचत कितनी है, तो बी की बचत लिखे कितनी 1600, है ना, ये आय माइनस बचत बराबर खर्च, और ये भी खर्च का अनुपात है, ये भी खर्च हो गया है, ये भी खर्च का अनुपात हो रहा है टोटल, क्योंकि आय में से बचत गया तो क्या बचेगा खर्च, तो ये खर्च का हो गया, तो a/b आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 का इधर गुणा कराओ, 3 का इधर गुणा कराओ, तो आंसर आ जाएगा आपका, 4 का गुणा कराओगे ऊपर, ठीक है, कुछ नहीं करना। ये हर क्वेश्चन में लगेगा, है ना, बचत समान हो चाहे असमान हो सब में लगेगा। जनरली आपको बहुत जगह कंफ्यूज किया गया कि बचत समान हो तो इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, बचत असमान हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखो उन सब में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये हर जगह लगेगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल करो, और वो लेंथी भी पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस। इसमें देखो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट 4 का गुणा कराएंगे तो 4 अपन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 18 चौक कितना होगा, तो 18 चौक हो जाएगा 72, तो ये 7200 बराबर 3 का गुणा इधर कराएंगे तो 6 कितना हो जाएगा 18x माइनस 3 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 16 दूनी 32 और 16 कितना हो जाएगा 4800 रुपये हो जाएगा। ये 18x को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 20x माइनस कितना हो जाएगा 18x बराबर, ये 7200 को इधर लेके आऊँगा तो प्लस का 7200 हो जाएगा, तो 7200 माइनस कितना हो जाएगा ये 4800 हो जाएगा ना। तो 20x में से 18x गए तो कितना बचा 2x, है ना, ये 2 जीरो की 2 जीरो आ गए, 12 में से 8 गए तो 4 बचा, 6 में से 4 गए तो कितना बचा 2, तो 2x बराबर कितने आ गए 2400। तो अगर मैं आपसे कहूँ भाई x का मान बताओ तो आप कह दोगे x का मान आएगा 2400/2, 2400/2 मतलब x का मान कितना आ गया है, तो आप कह दोगे सर 1200, है ना, 2400 का आधा 1200 होगा, 1200 आ गया। अगर x का मान 1200 है तो आपसे कहा गया b की आय बताओ, तो b की आय कितनी है, तो b की आय है 6x, तो आपको बताना है ना, x का मान कितना है 1200, तो 6 गुणित 1200, है ना, 6 गुणित कितना हो जाएगा 1200, तो 12 6 कितना होता है 7200, तो b की जो आय है वो कितने रुपए होगी भाई 7200 रुपये। देखो जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो मैं बता रहा हूँ,
बाकी चीज़ें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। फिर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा, कहीं डाउट आता है, तो उन्हें क्या करना है, उनके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो अपने कॉन्सेप्ट या तो सुधार लो, या जिन कॉन्सेप्ट पे हम काम करो उनको और मजबूत कर लो। तो क्वेश्चन बनना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कम से कम टाइम में, आपको टाइम बचाना है, ठीक है। और जो लोग बिगिनर्स है वो समझने की कोशिश करो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हो। और एक बात और क्या होता है ना कि बच्चे जनरली जब प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़े टाइम पढ़ने के बाद वो बोर होने लगते हैं, है ना। ऑनलाइन स्टडी क्या हो गया ना, बच्चों के लिए मनोरंजन हो गया। आप मनोरंजन करने बैठे हो यहाँ, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या मनोरंजन के लिए पढ़ाई कर रहे हो क्या? नहीं, पढ़ाई आपके सिलेक्शन के लिए, तो सिलेक्शन के लिए है, तो मेहनत करो बच्चों, थोड़ी मेहनत करो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, एक शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है ना। शंकु की जो ऊंचाई है इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले आपको एक शंकु बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा भाई? एक शंकु बनाना पड़ेगा। चलो शंकु बनाते हैं, शंकु बना लेते हैं, ठीक है। शंकु बना लेते हैं हम लोग। ये आपका शंकु हो गया। चलो यहाँ से बना देते हैं, त्रिज्या हो गई, शंकु की ऊंचाई है, एक ऊंचाई बना देते हैं। मान लो यहाँ से ये शंकु की क्या हो गई है? ऊंचाई हो गई। ये शंकु की ऊंचाई हो गई। आधार की त्रिज्या आप लोग जानते हो कि आधार की त्रिज्या क्या होगी। पहले हम लोग इसकी ऊंचाई बना लेते हैं। ये आपके पास शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई। ये क्या हो गई भाई? शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। और आधार की त्रिज्या, भाई ये इसका शंकु का बेस है, तो ये आधार की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। आधार की त्रिज्या मतलब इसका मान h है, r है, और ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई का मान कितना है? h, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई, इसके आधार, ये ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है, ये इसका आधार है। एक शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। आधार ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या के बराबर है, मतलब h बराबर क्या दे रखा है आपके पास? तो h बराबर आपके सामने दे रखा है r। h बराबर क्या दे रखा है? r दे रखा है। इसका आयतन 72 पाई है, 72 पाई घन सेंटीमीटर है। तो एक बात बताओ भाई, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन निकालोगे तो आप शंकु का आयतन निकालो, तो शंकु का आयतन क्या होता है भाई? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू क्या होता है? h होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे शंकु का आयतन कितना दे रखा है आपके पास, तो ये दे रखा है कितने पाई? 72 पाई। कितना दे रखा है भाई? 72 पाई। बराबर कितना लिखोगे? 1/3 गुणित पाई गुणित लिख दोगे r स्क्वायर इंटू, ये r बराबर h लिखा है तो मैं h की जगह क्या लिख सकता हूँ? r लिख सकता हूँ, लिख लेंगे ना भाई। देखो कोई चीज़ें अगर कट जाए तो काट दो। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा। ये 72 गुणित क्या हो जाएगा? 3 बराबर में क्या होगा? तो r स्क्वायर गुणित r, मतलब r की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 72 गुणित 3, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपके पास 7 या 21, 216 बराबर आ गया r का घन। तो r बराबर क्या होगा? तो 216 जो है ना वो 6 का घन होता है। कितने का घन होता है? 6 का। तो r का मान कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो शंकु की जो आधार है उसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आ रही है? तो वो आ रही है आपके पास 6 सेंटीमीटर की। ये वाली जो भुजा ये 6 सेंटीमीटर है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये ऊंचाई है ना। तो यहाँ देखो आपके पास ये ऊंचाई दे रखी है, ये वाले मान आपको पता चले। इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर मैं निकालना चाहूँ, ये 6 है, ये 6। देखो पहला सवाल जो कल हम लोगों ने किया था, मैंने आपसे बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय लिखा है, और पाइथागोरस प्रमेय में आधार और लंब का मान अगर समान हो जाए तो कर्ण का मान कर्णी 2 गुना होता है ना। आधार और लंब अगर समान हो जाए तो कर्ण का मान कर्णी 2 गुना होता है। तो ये अगर 6 है, ये भी 6 है, तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान हो जाएगा 6 कर्णी 2। कितना मान हो जाएगा भाई? 6 कर्णी 2। तो इसका मान आप लिख दोगे 6√2 लिख दोगे ना। मतलब इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है उसका मान कितना आ गया? तो उसका मान आ गया 6 कर्णी 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आ जाएगा भाई? 6 कर्णी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है भाई? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, CSA कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है ना। क्या बताना है आपको? CSA बताना है। क्या बताना है आपको? CSA, है ना, कर्व सरफेस एरिया बताना है। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो वो होता है आपके पास पाई r इंटू एल, ठीक है। एल मतलब ये वाली वैल्यू, तो पाई r l होता है। ये आपके पास हो गया पाई हो गया। r का मान आपको पता है कि r का मान कितना है? 6 है। l का मान भी आपको पता है कि l का मान कितना है? तो l का मान 6 कर्णी 2 है। इसको सॉल्व करोगे तो 6 कितना हो गया? 36। तो ये आ गया आपका 36 कर्णी 2 इंटू क्या है? पाई है। तो आपका आंसर आएगा 36 कर्णी 2 पाई, है ना।
आंसर कितना आ जाए आपका 36/2 पाई। ठीक भाई, निकाल लोगे ये। आसान सवाल है, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, बाकी आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो कि एक शंकु दे रखा है, शंकु में आपके सी ए वाली रेडियस आपको पता चल गई है कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो ये रेडियस निकल जाएगी, ये 6 है। ऊंचाई जो होती है यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आपने कहा सर ये 6 ये 6, तो ये 6/2 होगा, मतलब आपको ये जो इसका एज है, एज की लेंथ पता चल गई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है ना, इसे कहा था तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई पता चल गई, वो कितनी है आपके पास, ये एल है, तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई पता चल गई 6/2। अब आपको ये पता चल गया है, ये पता चल गया है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया है ना, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो आपको होता है पाई आर एल होता है, आर का मान 6 है और एल का मान 6/2, तो 36/2 हो गया, साथ में पाई था तो पाई और लगा दो, तो आपका आंसर आएगा 36/2। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ दिया होगा तो 22/7 दिया होगा पाई का मान, उसका गुणा किया होगा, बस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू आ रही है, तो अप्रॉक्सीमेट जैसे मतलब मान लो कि आपके पास लिखा हो 9.79 है ना, मतलब 9.8 लिखा है तो अब 10 का गुणा करा लो, 9.2 लिखा है तो अब 9 का गुणा करा लो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाएगी उससे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है यदि 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। देखो, अगर आपके पास ऐड वाला हो, कोई व्यक्ति ऐड हो, कोई व्यक्ति लेफ्ट करके मतलब छोड़ के गया हो, या कोई व्यक्ति क्या करके गया हो, रिप्लेस हुआ हो, तो क्या होना किया जाता है कि नया वाला जो व्यक्ति हो या नई कोई वस्तु, तो उसका जो मान होता है वो क्या मान होता है, तो वो मान होता है औसत प्लस माइनस उसके आने से कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं वो, है ना, प्लस माइनस कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं वो, इंटू वृद्धि, और वृद्धि में क्या करना है कि वर्तमान संख्या कितने लोगों की, वर्तमान संख्या कितने, बस इतने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप ये करो, आप ये भी कर सकते हो कि यदि 65 किलोग्राम के एक नए व्यक्ति के स्थान पे नया व्यक्ति आता है तो क्या होगा, तो आप व्यक्ति को लोगे 65 का, फिर आप इफेक्ट बताओ, ये नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसका मान निकालना है। औसत मतलब देखो, जो व्यक्ति छोड़ के गया है उसका वेट कितने किलोग्राम है, 65 किलोग्राम, तो जो नया व्यक्ति आएगा उसको भी अपना वजन कितना लाना पड़ेगा, 65 किलोग्राम लाना पड़ेगा। अब नए व्यक्ति के आने से 8 व्यक्तियों के औसत में क्या प्रभाव पड़ता है, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, वृद्धि अगर हो रही है मतलब जो नया व्यक्ति आएगा उसको वजन ज़्यादा लाना पड़ेगा, तो आपने कहा सब प्लस होगा, प्लस माइनस में से ध्यान रखना है, कम रखेंगे, कम हो रहा है तो माइनस और ज़्यादा हो रहा है तो प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। कितने किलो, कितना की वृद्धि हो रही है, तो आपको सर 1.5 किलो की। वर्तमान संख्या, पहले 8 लोग थे, एक लोग छोड़ के चले गया और उसकी जगह एक और आ गया तो रिप्लेस हुआ, मतलब पहले 8 थे तो अभी भी कितने हैं, 8 ही तो हुए। तो आपने कहा सर ये जो परिवर्तन हो रहा है कितने लोगों में हो रहा है, 8 लोगों में, बस आपका सवाल खत्म, बस इतने ही आपका सवाल खत्म हो गया। तो जो नया व्यक्ति होगा उसका वजन कितना होगा, तो आप कहते हो सर 65 तो ये हो रहा है, 15 8 1.5 120 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 12.0 क्योंकि एक संख्या के बाद 0 है। तो नया जो व्यक्ति है उसका अगर आपको वजन निकालना है तो 65 और 12 कितने किलो आएगा भाई, तो आप कह दोगे सर नया जो व्यक्ति है उसका वजन होगा 77 किलो। कितने किलो होगा भाई, 77। तो देखो, जहाँ आपको जरूरत है ना डायरेक्ट करने की, वहाँ चीज़ों को सीखो, और जहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को सुधारो, परिवर्तन करो। परिवर्तन संसार का नियम है, जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे तब तक आपसे सवाल नहीं बनेंगे। आज ही हमारा मैथ्स का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने 20 अलग अलग टॉपिक के अलग अलग सवाल जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए या अपकमिंग एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे वो हम लोगों ने कराए, और ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो। एक और बात, अपनी पढ़ाई को लेके सीरियसली हो जाइए, है ना। यूट्यूब मतलब सिर्फ मनोरंजन का साधन मत समझिए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके, है ना। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सिर्फ वीडियो देखो और उससे मज़ा आ जाए तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पेन पेपर लेके बैठना है, साथ में सॉल्यूशन करते हुए चलना है। और एक बात मानिए, मैथ्स में अगर एक बार आपका इंटरेस्ट आ गया ना तो आपको पूरा पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा। मैथ्स में इंटरेस्ट आना मतलब आपका भविष्य बन जाएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट एक बार आप मैथ्स में स्कोर करने लग जाओ तो बाकी में भी स्कोर करने लग जाओ, और स्कोर अगर आपको करना है मैथ्स में, अगर आपको इंटरेस्ट लाना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी। तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरी एक राय है कि वो लोग पहले सारे टॉपिक देख लो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे मेहनत कर सकता हूँ। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जैसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता है आप उन्हें ट्राई करो, फिर आप उनमें ये सोचो कि मुझसे क्या गलती हो रही, किस टॉपिक में मुझे बार बार प्रॉब्लम आ रही है, उनको सुधारा जाए। ये आज हम लोगों ने अलग अलग 20 टॉपिक के अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगली क्लास में हम अगले 20 टॉपिक स्टार्ट करें। आज मैंने कहीं कहीं आपको कॉन्सेप्ट बताने की भी कोशिश की, इसलिए आपके 2 अलग अलग पार्ट में वीडियो हो गए, पहले 10 क्वेश्चन फिर अगले 10 क्वेश्चन। अगले क्लास में हम लोग शॉर्ट तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि 20 क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे कुछ समझाने जैसी भी बात थी क्योंकि पहली बार आपका वीडियो तो आपको समझ में आ जाए कि कैसे होता है क्या होता है।
एक और बात है कि आप रेगुलरिटी बना के रखो, तब आपको पता, एक वीडियो से आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्कोर क्या है क्या नहीं। आप लगातार 8-10 बार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो तो आपको पता चलेगा कहाँ क्वेश्चन बन रहा है कहाँ नहीं बन रहे। जहाँ बन रहे वहाँ जो भी आपको हेल्प लगती है वो बताइए, उस हेल्प को हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैथ्स की आपकी क्लास हो गई है, बाकी अदर सब्जेक्ट जो है उनके लिए भी हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सभी सब्जेक्ट की आपकी इसी तरीके से क्लासेस चलेगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत आए तो आप बिल्कुल बाकायदा पूछिए, जिन टीचर से पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछिए, नहीं आते तो आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को शेयर कीजिए, बाकी बच्चों से भी जुड़ने के लिए कहिए। आप लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जब भी वीडियो आता है तो आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू सो मच।